बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से पहले जो लेक्चर हैं उसमें हमने सीपीएम की टेक्निक को पढ़ा और सीपीएम में हमने फर्दर दो टेक्निक्स देखी। एक एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्रामिंग मेथड और दूसरा एक्टिविटी ऑन नोड्स या प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पर्ट। पर्ट से बनता है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये भी एक टेक्निक है जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हम प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीपीएम से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि वो डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक है, मतलब कि उसमें जो हम एक्टिविटीज़ को ड्यूरेशंस अलॉट करते थे वो हर एक्टिविटी की एक ड्यूरेशन होती थी और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो प्रोजेक्ट की कंप्लीट ड्यूरेशन आ जाती थी उस स्पेसिफिक नेटवर्क से, वो एक ही होती थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो पर्ट की टेक्निक है इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक हम इसको बोलते हैं। वो इसलिए कि इसमें जो भी एक्टिविटी है होती है उसको हम 3 ड्यूरेशंस अलॉट करते हैं। अब ये जो पर्ट की टेक्निक है ये हम उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं जब प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनमें हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, कि आपके पास उस स्पेसिफिक एक्टिविटी या उस प्रोजेक्ट में जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिक डाटा अवेलेबल नहीं है। इससे पहले माजी में उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया गया या उस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं किया गया जिसकी वजह से आपके पास कोई ऐसा डाटा बैंक अवेलेबल नहीं है। आपकी अगर किसी कंपनी में कंपनी वो प्रोजेक्ट कर रही है तो उस कंपनी के पास कोई ऐसा रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं है, या जो उस प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया या उस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इससे पहले इन्वॉल्व नहीं रहे। तो इस तरह के सिनेरियो में अब जब आपका प्रोजेक्ट टोटली अनसर्टन हो तो आप जो है अपने प्रोजेक्ट को एग्जैक्ट ड्यूरेशन से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस केस में पर्ट की टेक्निक आ जाती है जहाँ पर हम हर एक्टिविटी को एक प्रोबेबल ड्यूरेशन अलॉट कर देते हैं और फिर उसके बाद स्टेटिस्टिक्स की डिफरेंट आगे फार्मूले हैं, जो टेक्निक्स हैं जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की टेक्निक है। फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं और वेरिएंस को हम यूज़ करते हैं और फिर हम जी टेबल को इन्वॉल्व करके तो अपना जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी हम प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ completing that project in that specific duration, उसकी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उसकी एक प्रोबेबिलिटी परसेंटेज आ जाती है। बाज़ औक़ात हमें प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दे दी जाती है या हमें पहले से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उस प्रोबेबिलिटी परसेंटेज की बेस पे हम उस प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड एंडिंग डेट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। या अगर हम एंडिंग डेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो एंडिंग डेट की मदद से हम उस प्रोजेक्ट की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला प्रोजेक्ट आपकी निकाली हुई ड्यूरेशन पर ही ख़त्म होगा। तो पर्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन इन्वॉल्व होती हैं वो अनसर्टन होती हैं और जब भी आपकी एक्टिविटीज़ में अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व हो तो उस केस में जो है उस प्रोजेक्ट की जो है कॉस्ट और टाइम ओवररन होने के भी खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जब भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है तो उस केस में जो भी प्रोजेक्ट प्लानर है उसको उन एक्टिविटीज़ की अनसर्टेनिटी या ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करेंगे उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। अच्छा, अब जब हम पर्ट को कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है और हर एक्टिविटी को आप 3 डिफरेंट ड्यूरेशंस अलॉट करते हैं। पहली ड्यूरेशन को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट,
इसका मतलब ये होता है कि आप ये वो वाली डेट है कि अगर आपका प्रोजेक्ट एज प्लान्ड चले, जैसे आपने सोचा हुआ था वैसे ही चले, तो वो ड्यूरेशन होती है ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट या ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन। पैसिमिस्टिक एस्टीमेट या पैसिमिस्टिक ड्यूरेशंस जो हैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो को डिपिक्ट कर रही होती है कि अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से ये एक्टिविटी कितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करेगी ख़त्म होने में। जब भी हम पर्ट का न्यूमेरिक जब भी हम पर्ट का न्यूमेरिकल ऐसे के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पहला स्टेप होगा वो तीन जो ड्यूरेशन हमने अलॉट किए हैं किसी भी एक्टिविटी को, उनका हमने मीन कैलकुलेट कर लेना है, जिसको हम टी स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जब हम मीन ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस सिर्फ इस एलिमेंट की बेस पे हमें किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। लिहाजा उस अनसर्टेनिटी के फैक्टर को पहचानने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम पर्ट में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टी पी माइनस टी नॉट, यानी कि पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन माइनस ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 6। और पीछे जो ड्यूरेशन है ये आपकी ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन प्लस पैसिमिस्टिक ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 6। इससे हमारे पास मीन टाइम आ जाएगा हर एक्टिविटी का, और इससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी हर एक्टिविटी के लिए। इसको आप स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली, तो अगले स्टेप में फिर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जो वी स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको। ये कैसे कैलकुलेट होगी? सिंपल, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली होगी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास हर एक्टिविटी की वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। आपने हर एक्टिविटी का मीन ड्यूरेशन तो निकाल लिया। अब हमने उन तमाम एक्टिविटी का जो एक पाथ पर लाई कर रही हैं उनका कम्युलेटिव मीन निकाल लेना है। वो जो भी पाथ उन एक्टिविटीज का बन रहा होगा, उन एक्टिविटीज का जो टी स्मॉल ई की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हुई हैं, उन तमाम को आप जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस स्पेसिफिक पाथ का टी कैपिटल ई आ जाएगा। यानी कि अब पाथ की ड्यूरेशन आ जाएगी। पहले आप जो एक्टिविटीज थी उनकी मीन ड्यूरेशन निकाल रहे थे, इस फार्मूले से आपके पास डिफरेंट पाथ्स जो हैं जिस जिस पर वो एक्टिविटीज लाई कर रही हैं उनकी मीन ड्यूरेशन आ जाएगी। अब जब आपने टी ई की वैल्यू निकाल ली, तो उसके बाद हमारे पास सिग्मा कैपिटल ई की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो वेरिएंस जिस तरह मैंने बताया अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगी। वेरिएंस की वैल्यू आई होगी ये जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ से आपके पास सिग्मा ई की भी वैल्यू निकाल चुके होंगे और वी ई की वैल्यू भी आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ई की वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस पाथ की तमाम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सिग्मा ई की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा कैपिटल ई की वैल्यू। अब ये दो क्वांटिटीज़ आपके पास आ चुकी। टी एस से क्या मुराद है? टी एस से मुराद ये वो टाइम लिमिट है जिस पर आप अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, और उस डेट की फिनिशिंग प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कैलकुलेशन की और आपको पता लगा कि आपको ये कहा जाए कि आपका ये प्रोजेक्ट 32 दिनों में ख़त्म होगा, तो अब आपने उस 32 दिन की परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देनी है कि इन तमाम एक्टिविटीज़ की जो आपने ऊपर ड्यूरेशंस कैलकुलेट की हैं इनको यूज़ करके क्या ये प्रोजेक्ट 32 दिनों में ख़त्म हो सकता है या नहीं। उसका जवाब हमें मिलेगा परसेंटेज प्रोबेबिलिटी से, जो कि इस फार्मूले से आएगा, जिसको हम ये जी वाला फार्मूला जो आपको नज़र आ रहा है, टी कैपिटल एस माइनस टी कैपिटल ई सिग्मा कैपिटल ई। ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके।
ये हमें बता दिया जाएगा। जब आप वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पास z की एक वैल्यू आ जाएगी। अब इस z की वैल्यू को हमने, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको हम z टेबल बोलते हैं। इस z टेबल में आपने वो वैल्यू ट्रेस करनी है और उसके बाद आपके पास परसेंटेज आ जाएगी या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे पिछले की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो हमें समझ आ जाएंगी। ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें मुझे 5 एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं। तमाम एक्टिविटीज़ की ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन, मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन और पैसिमिस्टिक ड्यूरेशन मुझे दे दी गई है। और मुझसे पूछा गया है कि इस प्रोजेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 32 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे टी एस की वैल्यू बता दी गई है और मुझसे पूछा गया है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट 32 दिनों में ख़त्म होगा अगर एक्टिविटीज़ की ये ड्यूरेशन हम कंसिडर करें। तो पहला स्टेप, हम सबसे पहले हर एक्टिविटी की मीन ड्यूरेशन यानी कि टी स्मॉल ई कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है टी नॉट यानी कि ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टी पी मतलब पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ हमें गिवन है। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में ऊपर रख कर ऐड करके डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हर एक्टिविटी की मीन ड्यूरेशन आ जाएगी। अब ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये एक पाथ बना रही हैं, वो है पाथ ABCDE। अब इस पाथ की मीन ड्यूरेशन निकलेगी टी कैपिटल ई से, और ये किस तरह आएगी, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करके, यानी कि टी स्मॉल ई जो आपने हर एक्टिविटी की मीन वैल्यू निकाली है उनको जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास उस पाथ की मीन निकल आएगी, ड्यूरेशन निकल आएगी, जो कि इस केस में 32 आ रही है। अगले स्टेप में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेनी है। फार्मूला है टी पी यानी कि पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन माइनस ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 6। तो हर एक्टिविटी की टी पी वैल्यू भी गिवन है और हर एक्टिविटी की टी पी वैल्यू भी गिवन है। हर एक्टिविटी की ये टी पी एंड टी नॉट वैल्यूज जो हैं ये इस फार्मूले में डालते जाएं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते जाएं हर एक्टिविटी की। अब जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फौरन बाद वेरिएंस कैलकुलेट कर देनी है, और वेरिएंस किस तरह आएगी, ये जो आपने सिग्मा स्मॉल ई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाली है हर एक्टिविटी की, इसका आप सिंपल स्क्वायर ले लें। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यूज आती जाएंगी। अब हमने इस पूरे पाथ की वेरिएंस निकालनी है, तो उसके लिए यानी कि वी कैपिटल ई के लिए ये तमाम वैल्यूज मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास इस पूरे पाथ की वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी जो कि 8.8333 है। अब मुझे सिग्मा कैपिटल ई की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमने देखा था कि जो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ रही थी उसका सिंपल आप अंडर रूट ले लें, तो आपके पास उस पूरे पाथ की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ये पाथ की बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी की नहीं। एक्टिविटी की जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है वो इस फार्मूले से होगी, और जब एज अ होल पूरे पाथ की स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए वेरिएंस उस पाथ की जो कि ये आई हुई है 8.833, इसका मैं अंडर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास आंसर आता है 2.972 डेज। अब मैंने अपनी z वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और z वैल्यू से मुझे अपनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी। तो मेरे पास टी एस मुझे सवाल में गिवन था 32 दिन, टी ई मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये टी ई मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, और सिग्मा कैपिटल ई भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर जब रखूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 0। तो अब z की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। तो सबसे पहले मैं, ये z की वैल्यू मुझे गिवन है ये इस जगह पर, और ये फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जो बोल्ड हुई हुई है ये मेरे पास z की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 0, तो ऑब्वियसली जब मैं देखता हूँ तो ये वाला पॉइंट जो है z की वैल्यू ये 0 दे रहा है, और यहाँ पर मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो है
5000। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए परसेंटेज में, तो इस वैल्यू को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आती है 50%। इसका मतलब ये होगा कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो 32 दिन का टाइम दिया गया था, इसको 32 दिनों में ख़त्म करने की प्रोबेबिलिटी है 50%। अब अगर यहीं पर हम जो ये ड्यूरेशन है TS वाली, इसको हम 34 डेज कर दें, पीछे सारा डाटा आपका सेम रहेगा। z की वैल्यू इस केस में मेरे पास 0.68 आ गई। अब मैं जाऊंगा 0.68 की जानेब, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 0.00, तो मैं जाऊंगा 0.6 तक। 0.6 तक मैं पहुंच गया। अब मैं इस टेबल के फर्स्ट रो पर आ जाऊंगा। अब मैं आऊंगा 0.08 पे, तो यहाँ से 0.6 आया और यहाँ से मैं 0.08 पर गया, तो ये मेरे पास 0.68 के सामने जो वैल्यू आती है वो है 0.7517। इसकी परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मेरे पास आया 75.17%। तो अगर मैं दिन 34 रखता हूँ तो प्रोजेक्ट ख़त्म करने की जो प्रोबेबिलिटी है 34 दिनों पे वो 75.17% है। अब सेम यही TS की वैल्यू कम करके 29 दिन कर दी गई, बाकी तमाम डाटा सेम रखा। तो यहाँ पर जब z की वैल्यू लिखी तो वो आई -1.01। अब जब भी हमारे पास z की वैल्यू माइनस में आएगी तो हम जो टेबल से वैल्यू उठाएंगे उसको हमेशा हमने 1 से माइनस कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पर है मेरे पास वैल्यू -1.01, तो मैंने सबसे पहले अपना 1 ट्रेस आउट करना है। तो ये मेरे पास वैल्यू का पहला पार्ट आ गया। वैल्यू का दूसरा पार्ट है 0.01। अब मैंने 0.01 ये ढूंढ लिया, तो मैं इसके सामने जब आया तो ये वैल्यू मेरे पास बनी 1.01 के सामने 0.8438। अब इस वैल्यू को मैंने 1 से माइनस कर लेना है। जब मैं इसको 1 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.156। परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 15.6%। तो जब मैंने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की ड्यूरेशन 32 रखी तो प्रोबेबिलिटी 50% थी, और जब मैंने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की ड्यूरेशन 34 रखी तो मेरी प्रोबेबिलिटी 75% पे चली गई। और जब मैंने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की जो ड्यूरेशन है वो 29 डेज रखी तो प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी जो है 29 दिनों में ख़त्म होने की वो 15.6% है। तो इससे हमें ये पता लगा कि इस प्रोजेक्ट को अगर हम जो इसकी अलॉटेड कंप्लीशन डेट है वो अगर हम 34 रख देते हैं तो ऑन टाइम ख़त्म करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 75% है। ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें अब हमने देखना क्या है कि इस प्रोजेक्ट को 120 दिनों में ख़त्म करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये मुझे एक नेटवर्क दे दिया गया, इसमें मेरे पास दो डिफरेंट पाथ बन रहे हैं, A, B, D, F और G। इस पाथ की अपनी ड्यूरेशन होगी, प्रोबेबल ड्यूरेशन होगी, और दूसरा पाथ है A, C, E और G, इसकी एक अपनी ड्यूरेशन होगी। तो हमने इन दोनों की पहले अलग अलग ड्यूरेशन मतलब कैलकुलेट करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और फिर उनको हमने कंबाइन कर देना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, ये सेम वही चीज़ें हैं जो पीछे अभी हमने फार्मूले पढ़े हैं। तो मेरे पास क्योंकि दो पाथ बन रहे हैं, पाथ ए और पाथ बी, तो पाथ ए में जो जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मैंने लिख ली यहाँ पर। ये पाथ ए में है एक्टिविटी A, B, D, F और G, ये मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया पाथ ए के सामने। पाथ बी की जो एक्टिविटीज़ हैं A, C, E और G, ये मैंने इस पाथ में लिख दी। अब सबसे पहले मैंने टी स्मॉल ई की वैल्यू यानी कि मीन ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं उसका, T0+4 TM+TP/6। तो हर एक्टिविटी की इसमें आपको ये मीन टी नॉट भी गिवन है, जो कि ये देखें एक्टिविटी बी के नीचे अगर आप देखें तो 3 ड्यूरेशन गिवन है। तो इनमें 18 जो है
एक्टिविटी बी की बात कर रहा हूँ, ये इसकी ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन हो जाएगी, 30 जो है इसकी मोस्ट लाइकली हो जाएगी, और 72 जो है इसकी आपकी पेसिमिस्टिक हो जाएगी। अब इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हमें हर एक्टिविटी की जो मेन ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी दे दी गई है। अगर ना गिवन होती तो इन 3 ड्यूरेशंस को यूज करके आप ये टी स्मॉल ई निकाल सकते थे, और इसमें हमें वेरिएंस की वैल्यू भी दे दी गई है, आसानी है। अगर ना दी होती तो हम इस टी ई को यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके हम वेरिएंस की वैल्यू निकाल लेते। अब हर एक्टिविटी की जो मेन ड्यूरेशन है वो मैंने लिख ली, और एंड पे इनको मैंने सम अप कर दिया, और हर एक्टिविटी की स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कैलकुलेट कर दी, और उनका मैंने उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से मैंने हर एक्टिविटी की वेरिएंस की वैल्यू निकाल ली, और इस वेरिएंस की मदद से मैंने इस पाथ की स्टैंडर्ड डेविएशन जो थी वो कैलकुलेट कर ली, जो कि वेरिएंस का अंडर रूट लेके आएगी। सेम यही स्टेप्स मैंने एक्टिविटी बी पाथ बी के लिए परफॉर्म किए। सब एक्टिविटीज की मेन ड्यूरेशन निकाली, यानी कि टी स्मॉल ई की वैल्यू, और फिर पूरे पाथ की मेन ड्यूरेशन टी कैपिटल ई, इनको ऐड करके मैंने निकाल लिया। फिर इस मीन की मदद से हर एक्टिविटी की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू निकाली, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को यूज करके हर एक्टिविटी की मैंने वेरिएंस कैलकुलेट कर ली, और इस वेरिएंस का जब मैंने सम लिया और उसके बाद मैंने उसका अंडर रूट ले लिया, तो मेरे पास उस पाथ की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, जो कि 15.53 है। अब मुझसे पूछा यह गया था कि 120 दिनों में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि टी कैपिटल एस जो है वो 120 है, टी कैपिटल ई पाथ ए के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया है 98 है, और सिग्मा कैपिटल ई पाथ ए के लिए अभी कैलकुलेट किया है 16.31। तो इस फार्मूले में जब मैंने रखा तो मेरे पास आंसर आता है 1.35। इसको आपने जी टेबल पे ट्रेस आउट किया तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई 0.9115। सिमिलरली आपने पाथ बी के लिए जी की वैल्यू निकाली 1.80, और इसको टेबल पर जब आपने ट्रेस आउट किया तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई 0.9641। तो अब इन दोनों पाथ की प्रोबेबिलिटी को मैं जब कंबाइन कर दूंगा, यानी कि इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9115 को 0.9641 से, तो मेरे पास आंसर आता है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो मेरे पास आंसर आता है 87.9%। इसका ये मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप पाथ ए और बी को कंबाइंड देखें तो कंबाइंड लिहाज से इसको 120 दिनों में ख़त्म करने की प्रोबेबिलिटी है 87.9%, और अगर आप इसको अलग अलग देखें तो पाथ ए पे ये प्रोबेबिलिटी बनती है 91.15%, और पाथ बी पे ये प्रोबेबिलिटी बनती है 96.41%। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों पाथ में से कौन सा पाथ जो है वो बेटर फिनिशिंग प्रोबेबिलिटी देता है, तो वो ऑब्वियसली पाथ बी होगा। अब बाज़ औक़ात क्वेश्चन कुछ इस तरह भी दिया जा सकता है कि आपको जी वैल्यू दे दी जाए और आपसे प्रोजेक्ट की जो फिनिशिंग डेट है वो पूछ ली जाए, यानी कि आपको परसेंटेज दे दी जाए, प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे दी जाए, और आपको ये कहा जाए कि मुझे इस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग डेट बता दें, या जिसको टी कैपिटल एस भी बोलते हैं वो कैलकुलेट करके बता दें। तो उसके लिए सिंपल यही वाला फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे। बस टी एस को हमने लेफ्ट साइड पर ले गए हैं और बाकी क्वांटिटीज को हमने राइट साइड पर ही रखा है। जब उस इक्वेशन को आप आगे पीछे करते हैं तो आपके पास ये चीज़ बन के आती है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं, हर एक्टिविटी की तीनों ड्यूरेशंस दे दी गई हैं, और मुझसे ये कहा गया है कि हमने इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट बतानी है जिसकी प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस लेवल 90% है। अब आपको जी की वैल्यू, जो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वो आपको दे दी गई है। आपने अभी टी कैपिटल एस की वैल्यू निकालनी है।
तो इसके लिए अगेन हमने सबसे पहले हर एक्टिविटी की मीन ड्यूरेशन निकालनी है, हर एक्टिविटी की स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हर एक्टिविटी की वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद हमने टी कैपिटल ई उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद हमने वी कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और इस वी कैपिटल ई की वैल्यू को यूज करके हमने सिग्मा कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अब अगले स्टेप पर आए। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई थी वो 90% थी। अब जब आप टेबल पर जाएंगे, ये अगली स्लाइड में गिवन है। अब 90% का मतलब है 0.9000, और उसको यूज करके अब आपने z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू का मतलब है ये जो बोल्ड हुई हुई है वैल्यूज, अब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट निकालनी है। पहले आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते थे, अब मैंने ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर मुझे आंसर मिले 0.9000। आपने क्लोजेस्ट वैल्यू को सर्च करना है जो इस पॉइंट 9000 के करीब तरीन लाए कर रही हो। तो इसके करीब तरीन ये वाली वैल्यू लाए कर रही है 0.8997। अब इसके जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मेरे पास चीज़ है 0.08, और इसके मैं जब लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर मूव करता हूँ तो मेरे पास चीज़ है 1.28। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू के सामने जो z की वैल्यू है वो है 1.28। तो इस फार्मूले में अब मैं z की जगह लिखूंगा 1.28। सिग्मा कैपिटल ई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 2.972, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। टी कैपिटल ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 32 दिन, ये हमें नज़र आ रहा है। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 35.8, विच इज़ नियरली इक्वल टू 36 दिन। कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट जो है वो 36 दिन है। कि अगर ये प्रोजेक्ट आपने 36 दिनों में ख़त्म करना है तो उसकी जो परसेंटेज है या कॉन्फिडेंस लेवल है ख़त्म करने का वो 90% है। ये एक एग्जांपल थी, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।